कॉज डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, एफआईआर कटी हुई है, आग लग गई है, आपका डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, उस पर आपकी एफआई और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट होती है अगर आपकी आर्सन की वजह से अगर प्रॉपर्टी लॉस हो। टू प्रोवाइड अ रिसीट और अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू द क्लेम फॉर डिडक्शन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ऑफिसर ने बनाई कि perusal of the details filed and scrutiny of incomplete vouchers produced during audit only for the month of August revealed that various expenses are not open to verification. Few of the vouchers do not contain complete particulars of the transactions and the recipients. Furthermore, various vouchers as per ledgers were found missing and you have failed to provide original vouchers despite several requests. Since you have failed to produce complete evidence in shape of vouchers of the expenses discussed below, therefore the undersigned intends to do this. अब ये देखिए कि ऑफिसर ने लमसम उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसने जहाँ जहाँ पे लेजर के अंदर वाचर नंबर मेंशन था, उसकी डेट मेंशन थी और बैक एंड पे उसने उसको ओरिजिनल वाचर नहीं दिया या वाचर दिया ही नहीं या डुप्लीकेट कॉपी दी, तो उसने आइटम वाइज उसको लिखा हुआ है कि जनाब ये लेजर से आपकी एंट्री उठाई थी, उसका वाचर नंबर ये था, डेट ये था, इतनी अमाउंट थी, दिस आई इंटेंड टू डिसअलाउ। अगर हम लमसम एडिशंस ऐड बैक करें तो वो नॉर्मली वहाँ पे स्टैंड नहीं करती अपना। यहाँ पर उसने दो ऑब्जर्वेशन ऊपर कन्फ्रंट कराई थी कि कुछ ओरिजिनल वाचर्स आपने मुझे दिए नहीं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज दी और कुछ आपने वाचर्स ऑल टुगेदर नहीं दिए। अगर वो उसको फर्दर डिटेल कर देता कि जिनमें से कौन से वाचर्स ऐसे हैं जिनकी आपने मुझे डुप्लीकेट कॉपी दी हुई है और कौन से ऐसी हैं जिनकी ऑल टुगेदर मिसिंग है, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन स्टिल उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन किया। लमसम एडिशंस अवॉइड करें बिल्कुल 161 की तरह, जहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन की डिटेल होनी नेसेसरी है। अदरवाइज कमिश्नर अपील्स वहाँ से उसको लमसम एडिशन कह के वापस कर देते हैं कि नहीं जी इससे पता नहीं लग रहा कि कौन सी वाली ट्रांजैक्शन पे टैक्स कटना था या किस पे नहीं कटना था। अच्छा, टैक्स पेयर आगे से कई दफ़ा जवाब देते थे कि नहीं जनाब हमने तो आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी। All the amounts relate to advances that were made to employees for incurring miscellaneous petty cash expenses on behalf of the company such as these items. These expenses are duly supported by vouchers and bills and copies of which are enclosed as an Annexure C for your perusal. The detail is as following. उसने कुछ डिटेल बना के दी, ऊपर लिख रहा है कि जी हमने सब दे दिए, डिटेल में इतने किया। तो ऑफिसर ने जितना उसने दोबारा वाचर्स प्रोड्यूस किए और उनकी डिटेल दी उस हद तक उसकी एडमिट कर लिया। ठीक है, उनका लिखने का स्टाइल यही होता है। जिस तरह हम कई दफ़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे के एडिशन कर देते हैं, तो कई दफ़ा उनके पास भी जब रिकॉर्ड नहीं है तो वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देखेंगे कि हमने सारा प्रोड्यूस कर दिया, और जब आप डिटेल्स चेक करते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ 2 पेपर ही लगे हुए मिलते हैं। जो उसके साथ रिप्लाई है उसमें लिखा होगा वी प्रोड्यूस्ड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट अपना, और फिर वो कह देते हैं कि जी अगर नहीं था तो आप हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, हम आपको दोबारा प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके नीचे हमें भी देखते हैं कि कैसे एक डेंजरस जुमला वो लिखते हैं और हमारे गले पड़ जाता है। अभी मैं आपको वो चेक कराता हूँ। डोनेशंस देखें, डोनेशंस 2 किस्म की हैं, एक जिनका सेक्शन 61 के अंदर आपको टैक्स क्रेडिट मिलना है, और कुछ सेकंड शेड्यूल की क्लॉज 61 या 63 है जो स्ट्रेट डिडक्शंस आपको अलाउ होती हैं। जो स्ट्रेट डिडक्शंस अलाउ होती हैं वो वहाँ पर मेंशन्ड है हर इंस्टीट्यूट के नाम के साथ कि जी इन इंस्टीट्यूट को अगर आप दे रहे हैं तो उसका टैक्स क्रेडिट नहीं, इट इज़ अलाउएबल एज अ स्टेट एक्सपेंडिचर। तो ये उसने कहा जी यू हैव क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन ऑफ 70 million व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी एन अमाउंट ऑफ 4 million हैज बीन एडेड टुवर्ड्स टैक्सेबल इनकम एंड साइमल्टेनियसली टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 ऑफ द ऑर्डिनेंस हैज बीन क्लेम्ड। प्लीज जस्टिफाई योर क्लेम इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 61 ऑफ द ऑर्डिनेंस। ठीक है, टैक्स पेयर आपको क्या कहते हैं जी, The company has availed a tax rebate amounting to rupees 4 million on donations amounting to 15 million। वो कह रहा है कि जी जो टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है मैंने वो सिर्फ 15 million की अमाउंट पे किया है डोनेट, which are approved in terms of section 61 of the ordinance which was calculated in accordance with the provisions of section 61(2)। ये उसने उसकी डिटेल दे दी कि जी A is the amount of tax assessed for the tax year before allowance of any tax credits। B is the taxable income for the year excluding dividend। इसमें डिविडेंड क्यों निकाल रहे हैं वो? Any idea about this? कि taxable income for the year excluding dividends? वो सेपरेट ब्लॉक है तो वो टैक्स नहीं होता। टैक्स होता है लेकिन नॉर्मल इनकम में तो नहीं।
सेपरेट रेट पे होता है, सेपरेट रेट पे होता है, लेकिन उसकी जब हम टैक्सेबल इनकम में अगर आप देखें, हम अक्सर इसको मिस कर जाते हैं, इसके जस्ट वेट में आपको ये देखिए, टैक्सेबल इनकम जो आपकी डिफाइंड है, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द टोटल इनकम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। टोटल इनकम क्लॉज ए की क्या है? द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। और चूंकि सेपरेट ब्लॉक जो है वो आपके किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनता, तो इस वजह से सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स हम टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं डालते अपना, राइट। उसने कहा जी ऐसे मैंने अपनी कैलकुलेशन की है और ये मैंने अपनी अमाउंट कैलकुलेट की। टोटल अमाउंट ऑफ द डोनेशन गिवन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉफिट गिवन और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स और एओपी ये 30% है। ये उसने कैलकुलेशंस की। इसी तरह एक और ऑब्जर्वेशन पे उसने ऑफिसर ने कहा, सिंस इट वाज नॉट गिवन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रॉस चेक, इसलिए मैं आपका क्लेम डिसअलाउ कर रहा हूँ। अगेन as per return donation of 45 million has been claimed which apparently seems to be given। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने अपने शो कॉज में apparently के वर्ड्स नहीं यूज करने। जिधर शो कॉज में ये वर्ड आ गया उसने कहना जी ये तो शो कॉज की स्टेज पे भी ऑफिसर डेफिनेट नहीं था कि ये मेरी क्या ट्रांजेक्शन है। तो डोनेशंस पे करते वक्त जो 3-4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1, donations paid to approved institutions listed in clause 61 of part 1 of the second schedule are exempt। सेकेंड शेड्यूल में अगर 61 के किसी इंस्टीट्यूट को जो कि बाय नेम वहाँ पे मेंशन्ड है उसका टैक्स क्रेडिट नहीं निकलता, वो एज स्टेट डिडक्शन अलाउ होती है। फॉर डोनेशंस अंडर सेक्शन 61 टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। इसमें 2-3 चीज़ें जो आपने रखनी है चेक। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट के A/B/C का फॉर्मूला उसने ठीक लगाया कि नहीं लगाया। लिस्ट ऑफ डोनीज आपने उनसे मांगनी है कि जी किन किन को आपने साल के अंदर डोनेशन दिए, एंड चेक दोज लिस्ट ऑफ डोनीज अगेंस्ट अप्रूवल लेटर्स ऑफ द रेसिपिएंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 236। वहाँ पे सेक्शन 61 में जिनको आप डोनेशन दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फेडरल हॉस्पिटल्स या प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अगर आप देते हैं तो उनके पास 236 की अप्रूवल होनी नेसेसरी है। वो आपका उसको लेटर प्रोड्यूस करेगा कि जी जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेटर वो एक एनपीओ है। अच्छा, कई दफ़ा वो लेटर देते हैं और हम एडमिट कर लेते हैं। अगर आपने उसको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि कई दफ़ा कमिश्नर अप्रूवल देने के बाद आफ्टर अ ईयर और सो आपकी नॉलेज में आता है कि जनाब ये अप्रूवल गलत है और वो विड्रॉ हो गई होती है अप्रूवल, तो आपके पास वो लेटर नहीं होता। अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो जिस कमिश्नर ने या जिस जोन से या जिस रीजन से वो इशू है आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जनाब ये एनपीओ का स्टेटस अभी वैलिड है या आपने इससे विड्रॉ कर लिया हुआ स्टेटस। क्योंकि अप्रूवल और एग्जेम्पशन लेटर्स आर ऑफन ओल्डर विच लेटर हैज़ बीन रिवोक्ड विद इफेक्ट फ्रॉम एंटी डेट, कि आपने पिछले 2-3 साल से उन्होंने रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं जनाब आपने फलानी कंडीशंस वायलेट की थी, तो विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट मैं आपका एनपीओ का स्टेटस विड्रॉ कर रहा हूँ। और वंस द एनपीओ स्टेटस हैज़ बीन विड्रॉन तो 61 का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा देने वाले को, और जिसका विड्रॉ हुआ है उसकी सारी इनकम ओपन टू टैक्स हो जाएगी, उसको 100C की एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। पेमेंट प्रूफ आपको चाहिए, अगर कैश दिया तो इट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक, एंड नो टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट डोनेशंस पेड टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। ये कुछ चीज़ें आपने डोनेशन देते वक्त सारी चेक करनी है। लास्टली, इफ़ यू हैव डाउट अबाउट द एनपीओ स्टेटस, कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दी है बावजूद कि जनाब आपके पास लेटर भी है इसकी अप्रूवल का, लेकिन आप समझते हैं कि उसका एनपीओ स्टेटस नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट एन एनपीओ, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जिस कमिश्नर ने उसका अप्रूवल का लेटर इशू किया जब तक वो विड्रॉ नहीं करेगा
आप अपने डाउट के ऊपर या आपको 100% भी नॉलेज हो कि नहीं जनाब ये NPO नहीं है, आप इस बेसिस पे उसका रिजेक्ट नहीं कर सकते। पहले जहाँ से लीगल उसकी वैलिडिटी जहाँ पे अराइज हो रही है, जिस कमीशन ने इशू किया है, वो वहाँ से विड्रॉ करेगा तो आपका केस ओपन होगा, नहीं तो आपको उसको देनी पड़ेगी, बावजूद इस चीज़ के कि आपको 110% एविडेंस है आपके पास यकीन है कि जी NPO नहीं है, लेकिन जब तक लीगल वैलिडिटी नहीं उड़ाएंगे आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, 65 है ये फाइनेंस एक्ट 2017 यानी कि 2018 ऑनवर्ड्स आपका विड्रॉ हो गया, लेकिन जिन सालों में था इसकी थोड़ी सी हम इंटरप्रिटेशन का इशू पड़ गया क्योंकि ड्राफ्टिंग बड़ी ख़राब थी इसकी। वो कहते हैं जी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 65A ऑफ द ऑर्डिनेंस एवरी मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट इज एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 2.5% ऑफ टैक्स पेएबल if 90% of his sales are to the person who is registered under the aforesaid act during the said tax year। ये वो आपको क्या कह रहा है, इसकी दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं। शुरू में ऑफिसर्स ने इसकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की और फाइनली फिर बोर्ड ने इसको सर्कुलर से क्लियर किया कि इसका ये नहीं, ये मतलब है। ड्राफ्टिंग ऐसा लग रहा है कि if 90% of his sales are to the person who is registered under the aforesaid act during the said tax year। Apparently लग रहा है कि जो इस बंदे को आपने सेल की है उसकी रजिस्ट्रेशन उसी साल हुई हो, लेकिन पर्पस ये नहीं था। पर्पस ये था कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी इकोनॉमी की, तो 90% ऑफ योर सेल्स शुड बी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इमटेरियल ऑफ द फैक्ट कि उस साल में रजिस्टर हुआ है या पिछले 4 साल पहले रजिस्टर हो गया। सेल आपने रजिस्टर को करनी है, लेकिन ऑफिसर्स ने इसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि जी वर्ड्स लिखे हुए हैं if 90% of his sales are to a person who is registered under the aforesaid act during the said year। तो ये ड्यूरिंग वाली कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जी आपने 90% जो है रजिस्टर्ड पर्सनस को करना है, चाहे वो साल हुए या उससे पिछले साल हुए या 10 साल पहले का हुआ हो। सॉरी, अच्छा जी, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए। In this regard, it is observed that out of total sales of 34 billion, only 874 million is claimed to have been made to sale tax registered persons which do not constitute 90% of the total sales, and moreover no details as warranted under subsection 2। subsection 2 में ये था कि आपने जिन 90% लोगों को सेल्स की है उसकी डिटेल्स भी हमें दें, STRN नंबर दें, वो कौन कौन बंदे थे अपना। टैक्स पेयर क्या कहता है आगे से, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। वो कहता है कि जी द एक्सपोर्ट सेल्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दी, कि मेरी टोटल सेल्स में कुछ पोर्शन एक्सपोर्ट सेल्स का है, और चूंकि एक्सपोर्ट सेल्स का सेल टैक्स से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहाँ पे सेल टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, और जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं वो बाहर के मुल्क में बैठी हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना या ना होना वो आपके लिए बेमैनी है। तो आप एक्सपोर्ट सेल को काउंट ना करें, जो मेरी रिमेनिंग सेल है लोकल उसको आप देख लें, मैंने 90% उसको मैंने लोकल ही सेल किया हुआ है। The taxpayer explained that out of total sales of 34 billion, the local sales were made at 28 billion and the exports were at 4 billion, which constituted final discharge of tax liability. As regards the local case, the taxpayer has provided the detail of sales made during the year, and it has been found that out of total sales of 28 billion, 26 billion were made to the persons registered with sale tax, detail of which has been provided. However, out of the total sales of 34 billion, the taxpayer has made total sales of 26 billion, meaning thereby that only 77% sales were made to the person registered with the sale tax, which is below the threshold of 90%. The taxpayer is not entitled। ऑफिसर ने कहा कि जी चूँकि एग्जेम्पशंस हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जी टू प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, तो वन गोइंग अगेंस्ट द टैक्सपेयर शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे चूँकि वर्ड लिखा हुआ है कि जी 90% ऑफ टोटल सेल्स, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था कि एक्सपोर्ट सेल्स को माइनस कर दें, तो मैं आपको ये फैसिलिटी नहीं दूंगा। मैं आपकी टोटल सेल्स का ही 90% दिखाऊंगा कि वो अपना डॉक्यूमेंटेड पर्सनस को हुई है या नहीं हुई। आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का परव्यू है कि यहाँ पे वो एक एक्सेप्शन ले जाए तो अलग बात है, लेकिन ऑफिसर ने नहीं दी उसको ये। अच्छा जी, द मोस्ट ट्रबलसम, रिफंड इशू करना हो, वैसे करना हो, आपको टैक्स क्रेडिट 65B हर जगह टकर जाता है। तो लेट्स सी वो उसको क्या कहते हैं।
उसको ज़रा गौर से देखिएगा, हम सारे टैक्स क्रेडिट्स ABCDE नहीं करेंगे, एक 65 भी करेंगे, उससे ही आपको समझ आ जाएगी कि बारीकली आपने इस तरह किस तरह इसको देखना है। The tax credit claimed under 65B is inadmissible for want of evidence of the additions made, like details, vouchers, invoices regarding purchase of plant and machinery and its installation during the year as required under section 65B 2 and 3 of the ordinance। एक और observation है, you have claimed tax credit under 65B at rupees 5 million, you are required to produce evidence of purchase or import, vouchers, invoices, GDs, ledgers of machinery and evidence of installation or installation/completion certificate, commissioning report during the year, otherwise the tax credit shall not be allowed। अगर थर्ड पार्टी आपके प्रेमिसेस पे इंस्टॉल कर रही है तो जनरली वो एक इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करते हैं। अगर पावर प्लांट्स वगैरह हैं या ऑयल के कोई प्लांट्स है तो वहाँ पे कमिश्निंग रिपोर्ट भी एक वो आपको उसको चला के टेस्ट रन करके आपको एक कमिश्निंग रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं कि जनाब हमने ये इतने घंटे चला के चेक कर दिया और आपका प्लांट अब बिल्कुल ठीक हालत में है। पहले तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट लिया करते हैं, वो थर्ड पार्टी अगर आप वहाँ से वेरीफाई कर लें, अगर वो प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने भी जाके फील्ड में विजिट नहीं करनी होती, वो भी जिस तरह आप केन कमिश्नर से मांगे कि जी इनकी कितनी प्रोडक्शन है, तो वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, हम भी वहीं से पूछते हैं उनसे, जो हमें दे जाते हैं हम वही अपने कागज़ों में लगा लेते हैं। तो अगर तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है तो फिर तो ठीक है, और अगर उन्हें उन्हीं से सर्टिफिकेट लेके कागज़ों में लगा लेना है तो इट इज़ इक्वली गुड कि हम ले लें या वहाँ से ले लें। कई प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी जिस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, अच्छा जी 65B के अंदर कंडीशन जो है वो एक नहीं दो नहीं, सिंगल एक पैरे के अंदर 6-7 कंडीशंस हैं, और अगर मैं सारे पैरे मिला लूँ तो कोई 8, 10, 12 बन जाती हैं जिनको फुलफ़िल होना है अगर वो मिलनी है तो। अभी हम देखते हैं उसको कैसे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टैक्स क्रेडिट इट इज़ ओनली अगेंस्ट द इनवाइस वैल्यू ऑफ मशीन। जो इंसिडेंटल कॉस्ट हैं बाकी जितनी भी वो हम अलाउ नहीं करते अपना। इस पर सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि जनाब यहाँ पे कॉस्ट जिस तरह आप 76 सेक्शन में जाके तमाम इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स ऐड करते हैं, ये एग्जेम्पशन है, यहाँ पर आपको इतनी छूट नहीं मिलेगी, लफ्ज़ सिर्फ प्लांट और मशीनरी उसकी हद तक मिलेगा। The entire capitalized value, which is inclusive of various duties, taxes, LC charges, bank charges, freight, road haulage, transportation charges, terminal handling charges, ये सारी इस पे नहीं मिलेंगी। सिंध हाई कोर्ट की इस पे जजमेंट है। For example, documents provided included third party installation certificate along with related invoices। ये टैक्स पेयर ने दिया कि जी ये फलानी मेरी मशीनरी थी, उसका LC नंबर ये था, इनवाइस वैल्यू ये थी, LC का एक्सपेंस जो बैंक को उसने उसमें कमीशन दी वो ये थी, इंश्योरेंस चार्जेस ये थे, क्लियरिंग एक्सपेंसेस ये थे, लोकल फ्रेट ये थे, तो मेरी टोटल अमाउंट 45 मिलियन। और इसी तरह ये सारी मशीनरी 51 पे कोर्ट ने कहा कि नहीं जी इसको रिस्ट्रिक्ट करने सिर्फ इनवाइस वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी पे, बाकी चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी। इट्स प्योरली एग्जेम्पशन इन नेचर, और उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया सिंध हाई कोर्ट ने। अच्छा जी, The taxpayer also filed the following explanation: we now enclose copies of respective ledgers and on a sample basis copies of vouchers, supplier invoices, goods declaration, bills of entry, फलाना फलाना फलाना, and we shall be pleased to furnish documents। अब ये दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली, this is dangerous for you। नंबर वन, अगर सैम्पल बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो इट शुड नेवर बी द चॉइस ऑफ टैक्स पेयर। ये उसका इख्तियार नहीं होना चाहिए कि जी मैं आपको फ़लाने महीने की या फ़लानी सैम्पल इन्वाइसेस दे रहा हूँ। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है रिकॉर्ड का तो सैम्पल शुड बी डिसाइडेड बाय यू कि जी अच्छा ये आपके पास 55-56 पीसीज ऑफ मशीनरी इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप ये इनकी मुझे ला के दें। इफ़ यू विल लीव इट ओवर टू हिम तो ऑब्वियसली ही विल पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जहाँ पे वो पकड़ा नहीं जाएगा तो उसकी सैम्पलिंग से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सैम्पलिंग वही देगा जहाँ पे वो पूरा उतरता है। आपने वो लेना है जहाँ पे कि जी मेरे यहाँ पे 6-7 इन आइटम्स की ला के दें। ये सैम्पलिंग का इख्तियार आपने उसको नहीं देना, ये आपके पास होना चाहिए, बीट 65B और बीट एनी अदर रिकॉर्ड। सेकेंडली, ये जुमला हमारे गले पड़ जाता है, वी शैल बी प्लीज टू फर्निश डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर एडिशन इफ रिक्वायर्ड। और वो जब हम एडिशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हम कहते हैं जी बस इतने डॉक्यूमेंट्स आए, बाकी डॉक्यूमेंट दिए नहीं, तो वो कमिश्नर अपील के जाके पहले कहते हैं कि जी मैंने तो सैम्पल बेसिस पे दिए थे, इफ़ दे वांटेड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट आई वाज रेडी टू प्रोड्यूस, उन्होंने मांगे नहीं और वो रिमांड बैक होकर केस हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये वर्ड जो है अगर आपका हो
तो आप उसको लेटर लिखेंगे जी आपसे ये मांगा था, आपने ये चीज़ नहीं दी, तो मैं आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि मुझे प्रोड्यूस कर दें ताकि केस रिमांड बैक ना हो। वरना इन वर्ड्स की वजह से वो कहते जी मेरे पास तो थे, मैंने सैम्पलिंग की थी, इसने नहीं मांगे तो मैं कैसे दे देता, इसने मुझे दोबारा कन्फ्रंट ही नहीं कराया। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार है, ऑफिसर उसके 65B के क्लेम के साथ कर क्या रहा है। The claim of tax credit under 65B, the taxpayer has not been able to establish that the addition made in plant and machinery was meant for BMR. BMR होता क्या है वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखें ज़रा। The schedule of depreciation shows total cost of plant and machinery at 4 billion, and even the written down value of plant and machinery comes to 1.5 billion. Therefore, nominal addition of 56 million, which calculates to 1.36% of this total cost and 3.62% of this written down value of plant and machinery, does not qualify as BMR, because it is beyond comprehension how such a nominal addition through BMR in the existing plant and machinery। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये आपकी नॉर्मल की वियर एंड टीयर जो आप स्पेयर्स एंड टूल्स यूज़ करते हैं, या आपने उसके लिए किया है, ये कोई आप बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। आप जिस तरह घर में आपका वाटर पंप है और उसका पट्टा जो है उस पर जो घूम रहा होता है, अगर वो टूट जाए तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो कह रहे कि जी इस तरह की आपकी कुछ स्पेयर्स एंड टूल्स हैं, आप ये BMR टाइप कोई काम नहीं कर रहे, तो ये मैं स्पेयर्स एंड टूल्स के लिए आपको ये नहीं दूंगा। आगे देखते हैं कि क्या कहता है वो जी। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वैल्यू लोन जो है ना कि जी 56 मिलियन की, उसकी बेसिस पे सिर्फ आप वैल्यू की बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्पेयर्स एंड टूल है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इस 56 मिलियन की डिस्क्रिप्शन भी देखते कि जनाब ये जो आइटम्स हैं 56 मिलियन के अंदर, ये स्पेयर्स एंड टूल्स वाली हैं, इसमें कोई प्लांट और मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जी ये प्लांट और मशीनरी है और ये डिस्क्रिप्शन में आ रहा है तो ठीक है, इस पर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो केबल्स यूज़ हो रही हैं, कोई स्विच इसका ख़राब हो गया, इस तरह की आइटम्स आ रही हैं, तो दैट इज़ नॉट प्लांट एंड मशीनरी। तो वैल्यू आपको डाउट क्रिएट करती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपका असल डिफेंस है। मेनली वैल्यू की बेसिस पे नहीं आप कह सकते कि चूँकि अमाउंट कम है तो मैं प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानता। हो सकता है कोई प्लांट और मशीनरी का कोई छोटा पोर्शन ऐसा हो जो 56 मिलियन तक का आ जाता हो। अच्छा, आगे देखते हैं, अभी ऑफिसर ने ख़त्म नहीं किया आर्गूमेंट, बीच में मेरा अपना आर्गूमेंट था। The record shows the taxpayer used to make replacement of worn out parts and addition under reference is also a routine addition which has nothing to do with BMR। अब उसने उसकी पुरानी हिस्ट्री निकाल ली है कि जी ऑलमोस्ट हर साल आप जो है ना इतनी ही worn out parts की रिप्लेसमेंट करते थे, तो इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस कि आप BMR नहीं कर रहे, ये रूटीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। In the immediately preceding 2 years, addition in plant and machinery has been declared at 35 and 201 million for the tax years 2012 and 11, and the addition in current year is also a routine addition having no bearing on balancing, modernization and replacement. Again, आज की तारीख में आपके पास ये लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होगा, because these comparisons would no longer be available for you। अब जो वो काम कर रहे हैं पिछले 2011 या 2012 से ऑनवर्ड, हर चीज़ वो 65B में ही क्लेम करी जा रही है। इस वजह से अब आपका कंपैरिजन कि जी रूटीन की आपकी रिप्लेसमेंट है वो इस वक्त वैलिड नहीं रहेगा, और अगर आप 2011-12 से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी फ्रॉम टू डिस्टेंट पास्ट कि आपका वो कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन रहे, क्योंकि अब वो हर चीज़ ही उसने ऑलमोस्ट 65B में डाली और हम उसको चेक ही नहीं करते कि ये रूटीन की है या ये BMR है। अभी इसके आर्गूमेंट्स ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उससे पहले हम 65B को एक दफ़ा देख लें कि है क्या। अभी इसका ये पहला पैरा है, इसके कोई 5-6 और पैरे अंदर, उनके अंदर भी कंडीशंस वहाँ पे रैप्ड हैं कि एक एक करके फुलफिल करनी, अदरवाइज आपने उसको नहीं देना। सिर्फ फर्स्ट पैरे की कंडीशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जितनी अंडरलाइंस हैं ये उतनी कंडीशन है। वेयर अ टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी, कंपनी होगी तो मिलेगी। इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी होगी तो मिलेगी। थर्ड, फॉर द पर्पजेज ऑफ extension, expansion, balancing, modernization and replacement of plant and machinery. This is the fourth condition। ये क्या होती है इसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। Already installed therein, नहीं अगर होगी तो वो 65B में नहीं आएगा, वो 65E में चला जाएगा। 65B लेना तो नेसेसरी है कि वो प्लांट और मशीनरी ऑलरेडी कोई ना कोई वहाँ पे इंस्टॉल्ड और उसको आप कुछ चेंज कर रहे हैं।
इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसकी डेफिनेशन को जो सेक्शन 229C है प्रॉबेबली उसको फिलफिल करती ही तो होगा। सेटअप की अलहदा डेफिनेशन उन्होंने दी हुई कि जी व्हाट डू वी मीन बाय सेटअप इन पाकिस्तान एंड ओन्ड बाय इट। अगर आप लीज पे फैक्ट्री चला रहे हो तो उस पर नहीं आपको मिलनी, आपकी नेसेसरी मलकियत होनी चाहिए, लीज सेट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। And then a credit equal to this. तो these are 7-8 condition which are wrapped up in a single para, और 65B में जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ conditions हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सटेंशन एक्सपेंशन इधर फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू के कुछ सालों में सिर्फ लफ्ज़ BMR था, फिर आगे कुछ टैक्स क्रेडिट्स आए, उन्होंने लफ्ज़ एक्सटेंशन लिखा, फिर एक जगह एक्सटेंशन एक्सपेंशन इकट्ठे लिख दिया। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक्सटेंशन का वर्ड हुआ है या एक्सपेंशन का वहाँ हुआ है वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी कि जी व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन। एनी आइडिया कि जी एक्सपेंशन क्या है इन 3 वर्ड्स का? बाकी का तो रिप्लेसमेंट का तो आपको पता है। एक्सटेंशन एक्सपेंशन और बैलेंसिंग क्या होती है? लेट्स स्टार्ट विद बैलेंसिंग। व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंसिंग? कोई इंजीनियर है मैं यहाँ पे? एनीबॉडी विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? किसी ने इंजीनियरिंग? जी बैलेंसिंग क्या होती है, याद है कोई? सर अगर डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट मशीनरीज लगी हुई, सबके आउटपुट हम बराबर करना चाह रहे हैं। अगर एक पहला जो प्रोसेस है वो 10 क्रिएट कर रहा है आउटपुट इन एन आवर, दूसरा वाला 8 कर रहा है, 8 कर, दोनों को बराबर कर देना। बैलेंसिंग जो है वो ऑपरेशंस की एक टर्म है कि नॉर्मली ये होती है कि हर मशीनरी की अपनी एक आउटपुट होती है कि जी ये 10 यूनिट्स पर आवर बना रही है, ये 100 यूनिट्स पर आवर बना रही है। तो अगर आपकी लाइन प्रोडक्शन चल रही है, एक जगह पीछे प्रोडक्शन 100 यूनिट्स पर आवर और अगले की 80 यूनिट्स पर आवर है, तो व्हाट वुड हैपन, आपकी 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से बीच में इन्वेंट्री पाइल अप